हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 10th के केमिस्ट्री का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 25 नहीं समझ लीजिए, 50 से ज़्यादा डिस्कस होगा, क्योंकि उसके पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको आसानी से बन जाए। समझते हैं। पहला कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देख लीजिए, अम्ल, क्षार, लवण, तीन चीज़ होता है। अम्ल होता है, क्षार होता है, और क्या होता है, लवण होता है। अम्ल का मतलब होता है जो खट्टा हो उसे कौन सी कहते हैं, अम्ल। अम्ल का स्वाद पूछेगा खट्टा। क्षार का स्वाद पूछेगा कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। इसका स्वाद लगभग उदासीन की तरफ होता है, नमकीन की तरफ होता है। तो मान लीजिए इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन। ऐसा पूछेगा नहीं, दो चीज़ पूछेगा, क्या क्या, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। पहचान कैसे होता है, जैसे HCl है तो शुरू में H रहेगा तो पासा H2SO4 है, HNO3 है, ये सब क्या है, अम्ल है। अगर अंतिम OH रहे C2H5OH, C3H7OH, KOH, NaOH, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। यानी शुरू में H रहे तो उसे लवण अम्ल कहेंगे, अंतिम OH रहे तो उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और लवण कैसे, दोनों मिल के बने। जैसे मान लीजिए कि इसका श्रुबला, इसके श्रुबला, इसके अंतिबला मिलकर बने, वो क्या होगा, क्षार होगा। जैसे यहाँ क्षार क्या बनेगा, सोचिए क्षार बनेगा तो C2H5Cl, ये क्या बनेगा, क्षार। इससे क्या क्षार बनेगा, ये बनेगा C3H7, और क्या बनेगा, C3H7SO4, ये सब क्षार बनेगा। यानी जिसमें शुरू में H भी नहीं रहेगा, अंतिम OH भी नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे, क्षार। अम्ल की पहचान समझ गए, क्षार की पहचान समझ गए। दूसरा बात, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। इसका क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक, और लवण का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा, अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। उसके बाद आगे आएगा तो डिस्कस करते चलेंगे। पूछ रहे हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, क्षार का कड़वा, और लवण का नमकीन। तो अम्ल का स्वाद है तो आंसर क्या होगा, खट्टा होगा। दूसरा कह रहा है कोई अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक तो लाल को नीला करता है, एक नीले को लाल करता है। अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। एक नाम याद रखिएगा, अनिल। अनिल का मतलब क्या है, अम्ल जो होता है नीला को क्या करता है, लाल करता है। ये अम्ल हो गया, ये नीला हो गया, या क्या हो गया, लाल हो गया। तो कहेगा नीला को लाल कर रहा है तो बोलेंगे अम्ल। नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल, और लाल को नीला कर रहा है तो अम्ल नहीं होगा, तो क्या होगा, क्षार होगा। तो अनिल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अनिल करके इसका जो तरीका याद करने का, ट्रिक बोल सकते हैं, तो अच्छे से पूछ कर रहा है नीले को लाल करता है, यानी नीले को लाल करता है। ये पूछ रहा है नीला को लाल करता है, तो क्या होगा, सारा अम्ल जो है, अम्ल है, नीले को क्या करता है, तो नीला क्या करता है, लाल करता है। आंसर क्या होगा, ये होगा। ये ऐसा भी पूछ सकता है, नीला को लाल कौन सा करता है, तो अम्ल करता है। लाल को नीला कौन करता है, तो उल्टा करेगा तो हम कहेंगे क्षार करता है। अच्छा ध्यान रखें। निम्नलिखित कौन सा क्षार है, क्षार का पहचान क्या बताएं अभी देखिए। क्षार का पहचान, अंतिम OH रहेगा तो क्षार हो जाएगा। अंतिम OH किसमें है, देखिए इसमें अंतिम OH नहीं, इसमें नहीं है, इसमें अंतिम OH NaOH, ये क्षार है। इसका pH मान भी याद रखिएगा। NaOH का pH मान पूरा 14 होता है, क्योंकि pH जो स्केल होता है 0 से 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो होता है क्षार होता है वो कौन है, NaOH। इसका मान 14 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 7 होता है। 7 पर क्या होता है, 7 को उदासीन बोलते हैं, उदासीन या लवण बोल सकते हैं। इधर 7 से कम वाला को अम्ल बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा वाला क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो कुछ का हमको pH मान ध्यान होना चाहिए। जैसे खून का pH मान कितना होता है, 7.4। खून का pH मान कितना होता है, 7.4। इसी प्रकार NaOH का pH मान कितना होता है, 14। शुद्ध जल का pH मान पूछ सकता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है,
तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। एक होता है इनो आता है। इनो का जो फार्मूला है इनो, उसको बोलते हैं MgOH2। फार्मूला MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो pH वैल्यू होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना है? हमको 10.4। इसको बोलते हैं एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल। एंटा एसिड यानी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गया, उल्टे हो गया, तो इसे दिया जाता है NaOH यानी इनो को। इसको बोलते हैं प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। अगला देखिए क्या है? तटस्थ विलयन। तटस्थ विलयन का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल एक होता है अम्ल होता है इधर, 7 से कम वाला अम्ल माने एसिड हो गया। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। और न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो गया। जैसे तटस्थ विलयन कर रहे हैं तो इसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान 7 होता है। अम्ल का पूछेगा तो 7 से कम होता है, क्षार का पूछेगा 7 से अधिक, और न्यूट्रल का पूछेगा तो 7 होता है। कर रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अपना साथ क्या रखेगा? अनिलात रखना है। देखिए नीला को लाल करेगा तो अम्ल होगा, लेकिन वो कुछ उल्टा कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है तो अम्ल नहीं होगा। क्या होगा? अम्ल नहीं होगा तो क्षार होगा। अम्ल प्लस क्षार हमेशा याद रखना है। अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जैसे मान लीजिए अम्ल लिए Cl, क्षार लिखिए NaOH, तो क्या होता है? Na के साथ Cl मिलेगा तो NaCl बनेगा, और क्या HH मिल जाएगा तो H2O बनेगा, जल बनेगा। हमेशा ऐसा ही बनता है। यानी ये अम्ल हो गया शुरू में, अम्ल का मतलब शुरू में H है उसे अम्ल कहेंगे, अंतिम में H है उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो क्या हो गया? लवण हो गया, और क्या बना? जल बना। तो हमेशा याद रखेगा अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को भी एक नाम दिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो आंसर बताएंगे। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार, लवण और जल। लवण को मतलब साल्ट बोल सकते हैं, नमक। यहाँ क्या है? लवण और जल यानी NaCl को नमक बोल सकते हैं, जल। क्या आंसर होगा? आंसर हमारा C होगा। कराए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संकेतक है? प्राकृतिक संकेतक कौन है? प्राकृतिक संकेतक का मतलब जो अम्ल क्षार लवण के बारे में संकेत दे, यानी जिसके द्वारा अम्ल क्षार लवण के बारे में पता लगे उसे क्या कहें? संकेतक। प्राकृतिक माने प्रकृति से प्राप्त है। जैसे मान लीजिए लाइकेन से बनाया जाता है, तो लाइकेन क्या है? सजीव है, यानी प्रकृति ही उसको बनाया है। जैसे कृषि है, हम लोग को कौन? कृषि हम लोग हैं, प्रकृति बनाई है। और कितना हम लोग बना लेते हैं। जैसे फिनाइल का गोली है, तो फिनाइल का गोली मानव निर्मित है, लेकिन मान लीजिए शैवाल है, लिटमस पत्र जो होता है शैवाल से बनता है, तो क्या है? प्राकृतिक है। तो पूछेगा प्राकृतिक संकेतक कौन सा है? लिटमस पत्र किस चीज़ से बनता है? तो याद रखिएगा शैवाल से बनता है। किससे बनता है? शैवाल से बनता है। कवक शैवाल के मिश्रण से बनता है। आगे बढ़ते हैं। मार्बल का मुख्य घटक क्या है? तो मार्बल का जो मुख्य घटक है, मार्बल को संगमरमर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ये। मार्बल को क्या बोलते हैं? संगमरमर। CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप क्या क्या बोलते हैं? पूछेगा खल्ली, जो डस्ट अथी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो खल्ली। या पूछेगा अंडे का छिलका, अंडे का खल्ली हो गया, अंडे का छिलका हो गया, संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया। ये सब का जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है। तो आंसर क्या होगा? CaCO3। अब सोचिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है? नाम नहीं, यहाँ रासायनिक सूत्र लिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में सूत्र दिया है, नाम भी बता देंगे। देखिए समझिए, एक है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा, एक है बेकिंग सोडा, दूसरा है बासिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने खाना बनाने वाला सोडा, बासिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा मैंने खाना बनाने वाला सोडा, तो खाना बनाने वाला सोडा NaHCO3। एक होता है Na2CO3 इंटू
10H2O बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक है बेकिंग सोडा, एक है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा पूछेगा तो NaCO3 है, बेकिंग सोडा Na2CO3 × 10H2। देखिए बेकिंग माने खाना बनाने, और खाना बनाने वाला बाई कहते हैं, इसलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट है। कभी भूल जाइएगा तो इसे ध्यान रखना है। बेकिंग माने खाना, खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिस्ट्री में जब यह चाचा है बीच में तो उसको बाई पढ़ते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फार्मूला है? हमको बेकिंग सोडा का। और सोडियम कार्बोनेट किसका फार्मूला है? बेकिंग सोडा का। इसके साथ छोटा है तो 10H2O भी लगाते हैं, 10H2O भी लगाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? देखिए बेकिंग सोडा पूछ रहा है, यानी उसमें H आना चाहिए, NaCO3। आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा बी होगा। कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलन आवश्यक होता है क्यों? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित का मतलब क्या है? जैसे Mg है और प्लस O2 बनाएं तो बना MgO। क्या बना? MgO। ऑक्सीजन 2 देखें तो यहाँ 2 लगाएं, यहाँ भी Mg2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाएं। इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक, इस बगल को अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। जब अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे बैलेंस करने का जरूरत है, इसलिए कि बैलेंस के बाद ही किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आंसर क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछेगा क्या है तो लिखेंगे अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है किसी भी रासायनिक समीकरण में, जिसे कौन सी कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब पूछ रहा है चूना जल। 2 फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। एक को तो कहते हैं कली चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। कली चूना या बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। एक को बोलते हैं चूना जल या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा लेकिन अच्छे से ध्यान रखिएगा। जल है, जल में एक फार्मूला है CaO, एक फार्मूला है CaOH। ध्यान तो रहेगा लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक CaO है, एक CaOH है। देखिए कहेगा चूना जल, जल के मतलब जल H2O होता है। तो H2O किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो चूना जल का फार्मूला क्या है? CaOH। याद रखिए। इसको कैसे याद रखिए? बुझा चूना, बुझा कोई चीज़ बुझता कब है? तो उसमें जल रहता है, यानी जल किसमें? CaOH। और एक कली चूना या बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा हुआ चूना यानी उसमें जल नहीं है, कोई चीज़ बिना बुझा हुआ यानी जल नहीं मिला, तो छोटा वाला है CO। अच्छे से ध्यान रखिएगा। पर है चूना जल यानी CaOH। दोनों ऑप्शन हमेशा देगा। देखिए इसमें भी ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे होगा तेजाब वर्षा। तेजाब वर्षा क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा ये एसिड रेन को बोलते हैं तेजाब वर्षा। यहाँ देखिए इंग्लिश में एसिड रेन लिखा है। एसिड रेन क्यों हो रहा है? बहुत सारा वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण H2SO4 और एक एसिड है HNO3, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। जैसे फलों का राजा आम को बोलते हैं, वैसे अम्लों का राजा क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल। बैटरी में जो अम्ल डलाता है, बैटरी अम्ल, बड़ा वाला बैटरी में जो अम्ल डलाता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्ल वर्षा में H2SO4 होता है और क्या होता है? HNO3 होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 के आसपास है, 5.6 से कम होता है। अगर इतना से कम होता है तो वायुमंडल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और वर्षा जब होती है तो यह हम गिरती है, जिसके कारण क्या हो सकता है? आपको सफ़ेद दाग वाला रोग जो होता है, कभी कभी देखते हैं कि त्वचा पर सफ़ेद दाग हो जाता है। या किसी भी इमारत में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ताजमहल है, तो ताजमहल पर धीरे धीरे वर्षा होने के कारण अब ताजमहल पीला पड़ने लगा है। तो इसे कहते हैं इमारतों का कैंसर होना। अम्ल वर्षा के कारण ही इमारतों में कैंसर हो रहा है, यानी उसका रंग बदल रहा है। तो कौन सा इसमें देखिए H2SO4 में कौन सा है? SO2 है, तो SO2 है। और HNO3 में क्या है? NO3 है। तो ये दोनों भी ऑप्शन दे सकता है, याद रखिएगा। नहीं देगा तो इससे निकाल के कोई ऑप्शन देगा बना दीजिएगा।
सिरका का अम्ल, सिरका का अम्ल को क्या बोलते हैं? सिरका का अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, विनेगर या सिरका का अम्ल, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, या इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला जो होता है CH3COOH होता है, CH3COOH। सिरका का अम्ल या इथेनोइक अम्ल दोनों पूछेगा कभी। सिरका का अम्ल का दूसरा नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल। उसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। देखिए अम्ल का दो पहचान है, एक तो बोले HCl शुरू में H रहेगा तो अम्ल है, और दूसरा पहचान भी होता है अंतिम अगर COOH किसी का बैठा रहे C2H5COOH तो इसे भी क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। दो पहचान शुरू में H रहे या अंतिम COOH रहे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जिसमें शुरू में H रहता है या अंतिम COOH रहता है अम्ल का रहता है, बस इतना ध्यान रखना। अगला कह रहा है निम्नलिखित कौन अपघटन अभिक्रिया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? अपघटन का मतलब एक संयोजन होता है। देखिए 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा कहता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा को कहते हैं द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन कहते हैं 4 प्रकार के, द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए क्या क्या होता है। अगर दो चीज़ जुड़ जाए, A+B बने और AB बना ले, जुड़ के एक बड़ा चीज़ बना रहा है तो ऐसा कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी जुड़ रहा है। अगर दो चीज़ टूट जाए, AB है तो टूट के उल्टा हो जाए, A+B बना दे तो कौन चीज़? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी टूट गया। विस्थापन का मतलब A है और किसी के साथ B के साथ है तो हमको A जो है B के साथ है तो A जो अपना स्थान बदल देगा आगे वाला, अगर आगे वाला स्थान बदल ले यानी B यहाँ कर ले आए A के साथ C चल जाए तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। A अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन। अब द्विविस्थापन का मतलब एक दूसरे का स्थान, ABCD है, ABCD है तो इसमें क्या होता है? AD बन जाता है, उसके बाद क्या बनता है? AD प्लस CB बन जाता है। अगर दोनों E इससे बदल ले, A जो है इस यानी दोनों अपना स्थान बदल ले, A के साथ कौन? D चल जाए, B से C चल जाए, यानी स्थान बदल लेता है अपना, A की जगह D, B की जगह C हो गया तो इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब कह रहा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब टूटना। फर्स्ट में टूट रहा है, देखिए इसमें दो जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया होगा। इसमें देखिए AD ये दोनों बदल रहा है तो द्विविस्थापन हो गया, ये संयोजन हो गया, ये द्विविस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया। इसमें टूट रहा है, AB बड़ा वाला था उसमें टूट रहा है तो क्या हुआ? संयोजन। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। कह रहा है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, क्या बनाएगा? देखिए सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझने के लिए अच्छे से बात को समझिए कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम करती है? पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है क्या होता है? मैंने पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद Ca होता है, उसके बाद Mg होता है, उसके बाद Al होता है, Al के बाद जाता है, Al के बाद Zn आता है, Fe आता है, Pb आता है, H आता है, उसके बाद 4 को आता है, Cu आता है, Ag आता है, Au आता है और Pt आता है। इस अधिक को आपको ध्यान अच्छे से कैसे याद कराना है सब अगर नहीं देखे हैं पहला रासायनिक समीकरण का फुल वीडियो तो इस चैनल पर है, जाइए अच्छे से समझिए समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण को कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे याद रखा जाता है, सब कुछ डिटेल में समझा चुके हैं, इसे याद होना चाहिए। तो जब भी ऐसा समीकरण देता है तो क्या है? एक है और इधर 2 है तो ये इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में देखना यह होता है कि जो अकेले है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए इससे। तो यह से देखिए बाद में आ रहा है Zn पहले अधिक अभिक्रियाशील है तो रिएक्शन होगा तो इसको इसके साथ होगा यानी ZnSO4 बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगा तो ZnSO4 + H2। अगर मान लीजिए कम रहता Zn बात रहता H के तो अभिक्रिया नहीं होती यानी इनमें से कोई नहीं बनता। अगला कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं CaOCl2।
क्या बोलते हैं, COCl2। इसको इसका जो नाम बोलते हैं कैल्शियम बोलते हैं, ऑक्सी होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूज किस में करते हैं, तो कपड़ा धोने में करते हैं इसको, जब दागा धब्बा लग जाता है कपड़ा धोने में करते हैं। कीटनाशक के प्रयोग में करते हैं, मान लीजिए कोई नली आर में बहुत सारा कीड़ा हो गया है तो नली में डाल देते हैं तो कीड़ा मर जाता है, इस समय में इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, कह रहा है जब NaOH HCl के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कह रहा है NaOH क्या है, OH है मैंने क्षार है, HCl शुरू में H है, या का मतलब क्या है, अम्ल है। अगर अंतिम OH है तो क्षार है, शुरू में H है, अम्ल है। अम्ल और क्षार के मिलने से बताएं लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनाइए, तो Na के साथ Cl बनेगा, NaCl और प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, आंसर क्या होगा, C होगा। दूध खट्टा क्यों होता है, तो दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल का कारण होता है। दूध खट्टा जो होता है लैक्टिक अम्ल, क्योंकि जो होता है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल। याद रखिए लैक्टिक अम्ल से एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल जो होता है शरीर में जब ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं तो शरीर में दर्द होने लगता है, ऐंठन आ जाती है। तो ऐंठन या दर्द किसके कारण होता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, शरीर में जम जाता है और उसी कारण ऐंठन या दर्द होता है अधिक व्यायाम के बाद। तो दूध का खट्टापन क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ऐंठन या दर्द। कह रहा है Fe + CuSO4 इसका क्या होगा। तो पहले जब भी रिएक्शन आवे विस्थापन अभिक्रिया का एकदम अच्छे से आपको ये सीरीज पता होना चाहिए। पहले K है, उसके बाद Na है, KN2 याद रखिए, CaMg है, Ca के साथ Mg याद रखिए, Mg के बाद 12 के बाद 13 Al है, और बाद इसके बाद क्या है, Zn है, Ft है, Pb है, Tb है और क्या है H। उसके बाद 4 गो है, Cu है, Ag है, Au है, Pt है। इसे याद कराएं, याद करा दिए हैं उस वीडियो में, अच्छे से जाकर देखिए। अगर रासायनिक समीकरण से रिलेटेड आप चाहते हैं, ना सब्जेक्टिव आपको गलत हो ना ऑब्जेक्टिव गलत हो, तो उस वीडियो को अच्छे से जाकर देखिए। कह रहा है Fe जो कर ले वो ज़्यादा विक्रियाशील होना चाहिए। हाँ देखते हैं, Cu नीचे है, यानी ये शुरू में आ गया तो ज़्यादा विक्रियाशील बनेगा। तो क्या कैसे बनेगा, Fe के साथ Cu चल जाए, SO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu। आंसर क्या है, ये। कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी अधिक क्या होना चाहिए, एक अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए, एक कम हो सकता है, पहला विस्थापन अभिक्रिया हो जाए है। दूसरा देखिए विस्थापन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये विस्थापन नहीं हो सकता है, तो तीनों नहीं है। कौन कौन अभिक्रिया नाम दे सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख क्या है, ये क्षार है, ये अम्ल है, बन रहा है लवण और जल बन रहा है, इसको क्या कहें थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोले थे। देखिए अगला क्या है, ये टूट रहा है, COH बड़ा है और 2 को टूट रहा है, एक चीज़ 2 टीम में टूट रहा है, ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोले थे। जब टूट रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोले थे, जब किसी यौगिक का आयन आपस में अदला बदली करता है उसे कौन सी कहते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तांबे को गर्म करने पर किस रंग का हो जाता है। तो तांबे को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है। हो सकता है कि चांदी में जंग लगने पर किस रंग का हो जाए, जंग लगने पर वह किस रंग का हो जाता है, वह किस रंग का हो जाता है। आप ध्यान रखें किस रंग का होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला देखिए, कहा जंग लगने में कौन सी गैस शामिल होती है। जंग लगने में, तो जंग लगने के लिए 2 चीज़ होती है, एक तो हमको ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा जल चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, जल चाहिए। तो इसमें देखिए कढ़ाई गैस, तो गैस और क्या है, ऑक्सीजन है, तो आंसर क्या हुआ, ऑक्सीजन। जंग के साथ 2-3 चीज़ याद रखिएगा। जंग के लिए, जंग जब लगता है तो उसका जिसमें जंग लगता है उसको क्या होता है, भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है,
बढ़ जाता है। लेकिन मजबूती क्या होती है, मजबूती घट जाती है, मजबूती घट जाती है। और किसके कारण जंग लगता है, ऑक्सीजन या H2O के संपर्क, ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसमें जंग लगता है, भार बढ़ जाता है, मजबूती क्या होती है, घट जाती है। इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके बचाने के लिए पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, इससे बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। रासायनिक परिवर्तन एक होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। पहले समझ लीजिए, रासायनिक परिवर्तन एक होता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें अगर कोई चीज़ बन जाए तो उसे पुनः पहले वाले चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जब कोई चीज़ बन जाए तो उसे पहले वाले चीज़ में बदल दिया जाता है, उसे कौन सी कहते हैं, भौतिक। जैसे मान लीजिए जल है, जल से बर्फ़ बना दिए, तो बर्फ़ से फिर जल बना सकते हैं कि नहीं, बर्फ़ से फिर जल बना सकते हैं। तो जल से बर्फ़ बनाए, बर्फ़ से फिर जल बना दिए, तो इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब, अगर मान लीजिए कोई कागज़ है, कागज़ को जला दिए, उसके राख बना दिए, राख से कागज़ बना सकते हैं क्या, तो कहेंगे नहीं बना सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई चीज़ माने पुनः नहीं बनाया जा सकता है, शुरू वाला चीज़, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जब किसी चीज़ को बदलकर पुनः उसी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसे कौन सी कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पानी का उबालना, पानी का उबाल को पानी का ठंडा कर सकते हैं, यानी ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हो गया, यानी बना सकते हैं। नमक का घुलना, नमक घुल गया, नमक को पानी को वाष्पीकरण कर नमक को निकाल सकते हैं, ये भी क्या हो गया, जब शुरू वाला चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल गया, ठंड बर्फ़ बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी का जलना, कोई चीज़ जलना क्या है, हमको हमेशा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कहेगा भोजन का पचना, कौन सा परिवर्तन है, तो भोजन जब पच जाएगा तो उससे भोजन तो नहीं बना सकते हैं, तो भोजन का पचना हमारा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग समझ रहे होंगे। अगला देखिए, कह रहा है कौन सा एक रासायनिक लवण नहीं है। रासायनिक लवण यानी लवण नहीं होना चाहिए। लवण जैसे HCl है, अम्ल और क्षार मिलाए, NaOH मिलाए, तो लवण बना और जल बना, NaCl प्लस क्या बना, H2O बना। कैसे बना, NaCl H2O, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो ये तो बन सकता है। देख लीजिए, शुरू में H और अंतिम में Cl नहीं होना चाहिए, लेकिन बना रहना चाहिए दो चीज़ से। ये क्या है, ये भी बन सकता है, Na2CO3 बन सकता है, लेकिन ये हमारा क्या है, रासायनिक लवण नहीं। क्यों नहीं है, देखो, जैसे मान लीजिए इसको बनाना है, तो मान लीजिए के से शुरू होने वाला कोई लवण हम ले सकते हैं, और NO3 से HNO3 हम ले सकता है। तो हम जब बनाएंगे तो KNO3 और प्लस H2O बना सकते हैं। ऐसा सोचिए, इससे भी Na से शुरू होने वाला क्या लवण और क्षार ले सकते हैं, और K2CO3 H2CO3 ये क्या कर सकते हैं, लवण ले सकते हैं, और लवण लेके क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं Na2CO3 और प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, वो तो बैलेंस करना है, बड़ा चीज़ नहीं है, बना सकते हैं नहीं। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट अधिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये रासायनिक लवण नहीं, हाइड्रोकार्बन लवण नहीं होता है। एक चैप्टर है जिसमें हाइड्रोकार्बन में अच्छे से इस बात को पढ़ेंगे। क्या रहा है, तांबा और ऑक्सीजन। तांबा का मतलब CO, ऑक्सीजन का मतलब O2 मिलेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, तो अलग बात है, लेकिन बनेगा क्या, ये इसमें पूछ रहा है, तो बनेगा क्या, CO कहाँ है, CO हमारा ये ऑप्शन में है। आप समझ गए। रोज़ क्या करेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस प्रकार रोज़ 25 क्वेश्चन देंगे और उससे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आवे तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ समझदारी के साथ। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो अगर और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।